हम प्रोजेक्ट को कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं। हमने काम स्टार्ट किया था क्या कहते हैं मिड से पहले कि हम इनिशियल कैश आउटफ्लो कैसे देखेंगे, हम उसके अंदर एडिशनल जो हमारे पास इंटरम होता है उनको कैसे देखेंगे, और लास्टली उसके बाद हम टर्मिनल को कैसे देखेंगे। इनके साथ साथ हमने एडजस्टमेंट की थी इन्फ्लेशंस की, साथ हमने एडजस्टमेंट और शेड्यूल बनाए थे वर्किंग कैपिटल के, और उसके बाद हमने इसको वाइंड अप कर दिया था। नेक्स्ट हम इसके बाद गए थे दो तरह के एनालिसिस के ऊपर। एक को हमने कहा था सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस है, और एक हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस है। सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस के अंदर हमने ट्री डायग्राम्स पढ़ी थी। ट्री डायग्राम्स में क्या हुआ था कि हमने उसमें देखा था मल्टीपल प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के एक साल में अगर आपके पास एक आउटफ्लो आता है तो उससे आगे फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होता है। फिर आपने एक्सपेक्टेड एनपीवीज उसके अंदर निकाली, हमने उसकी डेविएशन निकाली, और हमने लास्ट में उसके अंदर प्रोजेक्ट को अगर हमने टर्मिनेट करना हो तब हमने उसको देखा कि कैसे करना। अच्छा, उसके साथ साथ हमने उसके अंदर सिनेरियो एनालिसिस किए। सिनेरियो एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि हमने उसके अंदर लीवरेजेस को चेकआउट किया कि लीवरेज कैसे होती है। लीवरेज के अंदर हमने तीन तरह की लीवरेजेस देखी। एक को हमने कहा ये हमारी ऑपरेटिंग लीज है, दूसरी हमारी फाइनेंशियल लीज थी, और थर्ड हमारी टोटल लीवरेज थी। ठीक है जी, इन तीनों को हमने देखा और तीनों के बाद हमने मिट दिया। मिट के बाद अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये थे हमारे स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स। स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट से क्या मुराद है, कंपनी ने एक प्रोजेक्ट अंडरटेक की, अंडरटेक करने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की इनिशियल कैश आउटफ्लो की सूरत में। लेटर ऑन उसी के अगेंस्ट हमने क्या कहते हैं फिर देखा कि हम उनके अंदर किस तरीके से आउटफ्लो करेंगे, इनफ्लोज कैसे होंगे, टर्मिनेट उनको कैसे करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स यानी ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जब हम यहाँ से निकलते हैं तो कंपनीज अपने आप को फर्दर एक्सपैंड करती हैं। एक्सपैंड करने के दो तरीक़ेकार हैं, दो, कि या तो अपनी नई प्रोडक्ट लाइन लगाएं या आप नए सिरे से नया प्रोजेक्ट लगाएं और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा तरीका होता है मर्जर एंड एक्विजिशंस का, कि आप छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, और वो कंपनीज जो बेसिकली आपको सपोर्ट कर, आपको वो प्रोडक्ट विद क्लाइंट दे सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, लेट्स सपोज कोई क्रॉस बॉर्डर कंपनी है, वो यहाँ आके पाकिस्तान के अंदर आके काम करना चाहती है। तो अगर वो यहाँ आके काम करना चाहती है तो इट इज़ वेरी इजी, तो वो यहाँ किसी एक छोटी कंपनी को परचेज कर ले। वो छोटी कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम कर रही होगी और काम करने के साथ साथ अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रही होगी। तो नया नया सेटअप लगाना इस मुल्क में आके नए क्लाइंट एज को प्रोड्यूस करना, उससे बेहतर है कि आप किसी कंपनी के साथ मर्ज कर लें या टेक ओवर कर लें। सो इस किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता, आपको ये देखना होता है कि ये प्रोजेक्ट कितना अरसा चलेगा, फिर आपको ये भी देखना है कि ये टर्मिनेट होगा या क्या करना है। इन इन आउटफ्लोज को और इन प्रोजेक्ट्स को जब हम मेंटेन या मैनेज करते हैं तो हम कहते हैं कि हम बेसिकली मर्ज और एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, मर्ज और एक्वायर अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिड के बाद अपना सारा। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले चैप्टर वन स्टार्ट होता है। चैप्टर वन इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जिसको हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिहाफ के ऊपर मर्जर एंड एक्विजिशंस हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास स्टार्ट में कुछ फिगर्स वगैरह दी हुई हैं कि आप पहले कितने मर्जर हुए थे, उनके अंदर क्या चेंज वगैरह आया था। ठीक है, हम बेसिकली फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो बेसिकली आपको फोर्स करती हैं कि आप मर्जर एक्विजिशन की तरफ जाएं। पहली फोर्स, टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर पाकिस्तान टेक्सटाइल की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान टेक्सटाइल पहले हाथ से मूव करती थी, उसकी सारी मशीन लूम्स जो थी, और लास्ट में अब वो लेज़र गाइडेड है, और उसके बाद आप देखेंगे लेटर ऑन ये सारी की सारी रोबोटिक्स बेस्ड यानी एंड्रॉयड बेस्ड होंगी। जैसे कि लेट से हमारे पास पहले टेलीविजन्स थे, टेलीविजन से वो प्लेट्रॉन हुए, प्लेट्रॉन से वो एलसीडी में कन्वर्ट हुए, एलसीडी से एलईडी में कन्वर्ट हुए, और एलईडी से लेटर ऑन स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो गए हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आपकी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे आपको चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ये आपके सामने इंटरनेट है। इंटरनेट एक ज़माना पहले यानी बैक इन 2000, ठीक है, बैक इन 2000 एक घंटा इंटरनेट इस्तेमाल करने के आपको 20 रुपीज़ पर आवर पे करना पड़ता था, बैक इन 2000 20 रुपीज़। ठीक है, और अब आप वही इंटरनेट इन टर्म्स ऑफ जीबीज इस्तेमाल करते हैं और आपको कोई इतनी कॉस्ट नहीं पड़ती। थर्ड हमारे पास मार्केट। मार्केट सिनेरियो है
वो डिफरेंट हो गया। मार्केट सिनेरियो कैसे डिफरेंट हो गया? मार्केट को अगर आप देखें तो पहले लोकल मार्केट्स थी, अब क्रॉस बॉर्डर मार्केट्स ज़्यादा वैलिड है। क्रॉस बॉर्डर मार्केट को अगर आप देखें टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो एप्स यानी एप्लीकेशंस जो कि आईओएस के ऊपर, जो कि एंड्रॉयड के ऊपर डेवलप हुई हैं, जो उनके ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं, वो सबसे ज़्यादा मार्केट गेन कर चुकी हैं। जस्ट लाइक फेसबुक, फेसबुक ने अपनी एक्सपेंशन के लिए व्हाट्सएप को परचेज कर लिया। उबर उबर ने अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए, नंबर ऑफ मार्केट्स को एक्सपैंड करने के लिए, नंबर ऑफ कंट्रीज को अपने पास इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने क्रीम को परचेज कर लिया। तो ये क्या है? ये भी बेसिकली मर्जर्स और टेक ओवर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन आपकी रिड्यूस हो रही है, मैक्सिमम मार्केट आप एक्वायर कर रहे हैं। दीज आर द फोर्सेस जो कि आपको बेसिकली फोर्स करते हैं कि आप मर्जर और एक्विजिशंस की तरफ जाएं। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं कंपटीशन, हमारे यहाँ अगर आप हर मार्केट के अंदर भी जाएं, जिस बिजनेस को भी आप अगर आप गौर से देखते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस है, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस है, दोनों के दोनों बिजनेसेस को बेसिकली आप देखते हैं अगर, तो वो कंपेटिटिव हो गए। कंपेटिटिव से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ कंपटीशन आपका इंक्रीज कर गया। जब आपकी इंक्रीज करता है कंपटीशन, तो आपकी मार्केट की कंसंट्रेशन ड्रॉप होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे? मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब है, लेट्स से आपके पास 10 बंदे सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, और एक बंदा ही बेसिकली पूरी मार्केट को सप्लाई करता है किसी एक प्रोडक्ट को, तो इसका मतलब है कि मार्केट उस बंदे के ऊपर कंसंट्रेटेड है। अगर हम उस प्रोडक्ट के 10 सप्लायर बना देते हैं, तो इसका मतलब है मार्केट कंसंट्रेशन अब एक बंदे से निकल के 10 बंदों के ऊपर आ गई। तो कंसंट्रेशन खत्म होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है। जब कंपटीशन ज्यादा होती है, तो कंपटीशन प्राइस डिफाइन करता है एज पर इकोनॉमिक्स। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंपटीशन कम होगा, तो जो प्राइस है वो बेसिकली सप्लायर या जो भी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट में फ्लोट कर रहा है, वो कंपटीशन के अगेंस्ट जो है वो, सॉरी, प्राइस डिफाइन करेगा, क्योंकि वहाँ कंपटीशन नहीं है। बाय द टाइम न्यू इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही हैं, आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री कभी भी नहीं थी, वो अब इवॉल्व हो रही है। जब से कोविड-19 आया, आपके सामने देखें, पाकिस्तान हमेशा से जितनी भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करता था। अब 60% जो है हम यही पाकिस्तान के अंदर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि दिस इज नीड ऑफ द टाइम, ठीक है। सो दैट्स वाई कि हर टाइम के साथ नई इंडस्ट्रीज आती है। रेगुलेशंस, रेगुलेशंस के अगेंस्ट अगर आप देखें, तो रेगुलेशंस डी रेगुलराइज हो रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी चीज़ों को इंपोर्ट करने में, बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी चीज़ों को बनाने में, लेकिन अब क्योंकि आपने बिजनेस को इवॉल्व करना है, तो आपको डी रेगुलराइज करना पड़ेगा। डी रेगुलराइज मीन्स कि आपको उसके स्टैंडर्ड डिफाइन करने पड़ेंगे, और वो स्टैंडर्ड ईजी होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 2006 की, तो 2006 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंसोलिडेशन परफॉर्म की। अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेट कोड्स की, कॉरपोरेट गवर्नेंस की, तो 3 में कोड आया, 7 में कोड आया, 12 में कोड आया। तो ये सारे कोड्स को अगर हम देखते हैं, तो बेसिकली ये स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म हो रही है, जिसके अगेंस्ट काम होगा। नेक्स्ट है जी फेवरेबल इकोनॉमिक्स। फेवरेबल इकोनॉमिक्स को अगर हम बात करें, तो फेवरेबल इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रही है। 2020 के मुतालिक वैसे जो प्रिडिक्शंस थी वो यही थी कि 2020 में बहुत बूम आएगा, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक पैंडेमिक की वजह से वो डिक्लाइन हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ इकोनॉमिक को जनरल ग्रोथ के साथ, इकोनॉमिक को ग्रोथ ऑफ बिजनेस के साथ कंपैरिजन करें, तो होगा क्या कि हमारी जितना भी लिटरेचर है जो डिफाइन करता है कि इंक्रीज इन जीडीपी विल इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो अगर हम दोनों साइडों पे इंक्रीज को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी, यानी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। सो दैट्स वाई कि अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें, तो आप देखिएगा कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं दुनिया में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कंट्रीज का जो कंपैरिजन होता है, दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन जीडीपी। जब हम कहते हैं कि एक कंट्री का जीडीपी 5% से ग्रो कर रहा है, एक का 10 से ग्रो कर रहा है, एक का 2% से ग्रो कर रहा है, सो दैट मीन्स कि हम ये तीन कंट्रीज को कंपेयर करें।
इन 3 कंट्रीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम साथ ये भी कहते हैं कि जिस कंट्री का जीडीपी 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, वहाँ बिज़नेस भी ग्रो कर रहा होगा। सो दैट मीन्स कि बिज़नेस ग्रोथ जो है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ बिज़नेस। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ भी प्रोड्यूस हुई हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अ, जब आप कोई ऐप डेवलप करते हैं या कोई न्यू बिज़नेस डेवलप करते हैं और वो बूम करता है तो आपकी वेल्थ में इंक्रीज़ होती है। अगर आप ये देखें कि फ़ेसबुक की अगर आप बात करते हैं, गूगल की बात करते हैं, उबर की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, तो दीज़ आर लार्जेस्ट कंपनीज़ ओवर द अर्थ। अगर हम कुल टॉप 10 या टॉप 15 कंपनीज़ का की वेल्थ को अगर हम जाँचे तो दैट इज़ इक्वल टू हाल्फ ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। सो इसका मतलब यही होता है कि बेसिकली आपकी एक साइड के ऊपर वेल्थ जनरेशन ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूएशन, रिलेशनशिप्स एंड इक्विटी। कंपनीज में का आपस में क्या रिलेशनशिप है और आपने जो इक्विटीज फ्लोट की हैं उनके ऊपर क्या रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, ये बड़ी एक कॉमन सी बहस है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, नॉर्मली हम क्लासेस के अंदर भी यही क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं जी एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट करें व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न की, आरओआर। फिर हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर रिटर्न है। आजकल हम लोग जब कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि हम इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि जब हम इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न भी तो उसी का होगा। सो हर फर्म की बैलेंस शीट हम उठाते हैं, एंड ऑफ द डे हम उसकी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कहते हैं इसका रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें। तो सारी चीज़ें क्यों कैलकुलेट करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें बेसिकली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। दीज आर द चेंजिंग फोर्स, ये वो फोर्सेस हैं जो कंपनीज को फोर्स करती हैं कि आप अपने आप को मज़ीद आगे लेके चलें। मज़ीद आगे लेके चलें मतलब अपने आप को डीरेगुलराइज़ करें, आप कॉम्पिटिशन को फ़ॉलो अप करें, आप अपने आप को एक्सपैंड करें। तो ये फ़ोर्सेस हैं जो बेसिकली आपको पुश करती हैं, जिनमें से कोई हो सकता है एक फ़ोर्स आपको पुश करे, हो सकता है आपको मल्टीपल फ़ोर्सेस पुश करें कि आगे चलें। नेक्स्ट अगर आप यहाँ एक और चीज़ भी देखें तो यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, जीएटी, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड्स। अगर आप देखें यूरोज़ोन, यूरो करेंसी लॉन्च हुई। यूरो करेंसी क्यों लॉन्च हुई? यूरो करेंसी इसलिए लॉन्च हुई ताकि उनके टैरिफ एंड ट्रेड्स को डिफाइन किया जाए यूरोप के अंदर। फिर आप टैरिफ एंड ट्रेड डिफाइन करते हैं, जैसे लाइक आपके पास गवादर है, तो आप ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, आप उसके अंदर ड्यूटी फ्री जोन्स बनाते हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर ड्यूटी बढ़ाते हैं ताकि कट ऑफ की जा सके ट्रेड। कुछ चीज़ों के ऊपर आप सब्सिडीज़ देते हैं ताकि उसकी ट्रेड को ज़्यादा किया जा सके। लोग, कंपनीज़, कंट्रीज़, ये सारे लोग आपस में बैठ-बैठ के आपस में एग्रीमेंट्स कहते हैं, जिनको हम बेसिकली जीएटीटी बोलते हैं। जर्नल एग्रीमेंट्स फॉर टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये आपको मार्केट की एक्सेस देते हैं, आप मार्केट के अगेंस्ट किस किस्म के टैरिफ्स को बेयर करेंगे, आप किस किस्म के एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे, ये सारा इन एग्रीमेंट्स के अंदर लिखा होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं इन फोर्सेस से, तो हमारे पास इन फोर्सेस के कॉन्सिक्वेंस भी जनरेट होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस कैसे जनरेट होंगे, किस किस्म के होंगे, वो यहाँ आपके सामने। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। पहला है मर्जर। मर्जर का मतलब होता है, अगर हम इसको यहाँ डिफाइन करें, दोबारा भी आगे देखेंगे, मर्जर का मतलब होता है जब आपकी एक से ज़्यादा कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं और एक नई कंपनी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखें सोनी एक अलहदा से कंपनी थी, एरिक्सन मोबाइल्स एक अलहदा कंपनी थी, एंड ऑफ द डे आपके पास सोनी एरिक्सन निकल आया। डाइमलर एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी, क्राइसलर एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी। 1988 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था और 1997 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसमें आके ये तकरीबन ख़त्म हो गई। इन दोनों कंपनीज़ ने क्या किया, इन्होंने आपस में मर्ज कर लिया और एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, डाइमलर क्राइसलर। अब उस गाड़ी का नाम, जो पहले 2 गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती थी 2 कंपनियाँ, अब दोनों कंपनीज़ मिलके एक गाड़ी प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं वो डाइमलर क्राइसलर। पहले 2 कंपनीज़ कॉस्ट बेयर करती थी, अलग-अलग ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब एक कंपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट बेयर करती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल बेसिकली इन दोनों ने अचीव किया थ्रू मर्जर्स। ठीक है, मर्जर्स की डेफिनेशन ही यही है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा कंपनीज़ आपस में मर्ज करें, एक थर्ड कंपनी प्रोड्यूस हो। टेंडर ऑफर।
वैसे ऑफर्स को छोड़ के हम सिर्फ टेंडर के वर्ड को अगर गौर से देखें तो टेंडर का वर्ड क्या कहता है, जैसे हम नॉर्मली न्यूज़पेपर्स के अंदर देखते हैं जी टेंडर आया हुआ है। टेंडर में होता क्या है कि आपके पास तमाम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वहाँ लिखी होती है कि आपको कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड है। वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो है बेसिकली वो आप प्लेस कर देते हैं और उसके अगेंस्ट आपके पास ऑफर्स आती हैं फिर। यानी पहला वर्ड हुआ टेंडर। टेंडर में बेसिकली आप प्रेस करते हैं कि आपने क्या बेचना है, ये सॉरी आपको क्या खरीदना है, आपको क्या चाहिए, और उस चीज़ को जो आपको चाहिए उसके अगेंस्ट आपको ऑफर्स मिलती हैं फिर। यानी कि कंपनीज कहती हैं कि मैं अब फर्दर अपने ऑपरेशंस को नहीं चला सकती, तो लिहाजा मैं अपने आप को सेल आउट करने के लिए पेश करती हूँ। लेट्स से कि मुझे 2000 रुपये में कंपनी बेचनी है अपनी, तो हो सकता है इसके अगेंस्ट में मुझे ऑफर्स आना शुरू करे, कोई कहे 1700 में लेता हूँ, कोई कहता है 1800 में, तो जहाँ भी निगोशिएशन सेटल हो जाएगी वहाँ आपका टेंडर ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स का मतलब है जहाँ बेसिकली दो कंपनीज या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलके एक जगह के ऊपर काम करते हैं, अपना वेंचर सेटअप करते हैं, और एक बेसिकली उनका टारगेट होता है। जैसे जैसे इसकी आसान एग्जांपल है कि जितने भी आपके पास मिनरल एक्सप्लोरेशंस होती हैं, वो क्योंकि आपकी कोई एक कंपनी दुनिया की परफॉर्म नॉर्मली नहीं कर सकती, एरिया बड़ा होता है एक्सप्लोरेशन का, तो वो जॉइंट वेंचर्स कर लेते हैं। जैसे रैकोडिक था बलूचिस्तान के अंदर, रैकोडिक के अंदर एक कंपनी ने नहीं क्या कहते हैं उसके अंदर वेंचर किया, एक से ज़्यादा कंपनीज ने एक्सप्लोरेशन की, तो वो जॉइंट वेंचर था। हमारे पास केकड़ा वन केकड़ा टू की एक्सप्लोरेशन हुई, सी एक्सप्लोरेशन, तो वो भी सारी की सारी मोर देन वन कंपनीज ने बेसिकली एक्सप्लोरेशन की थी, लेकिन वो जॉइंट वेंचर्स थे। जॉइंट वेंचर्स में जो कंपनीज है वो अपनी स्टैंडिंग पोजीशंस बरकरार रखती हैं। लेट्स से ए बी सी और डी चार फर्म्स हैं, ये चार फर्म्स आपस में जॉइंट वेंचर करती हैं। ये चार फर्म्स जॉइंट वेंचर करेंगी किसी एक चीज़ के लिए। इनकी अपनी आइडेंटिटी चारों की अलहदा से बरकरार रहेगी, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सप्लायर नेटवर्क। सप्लायर नेटवर्क नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमें लंबा क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है जी। नॉर्मली हमारे पास सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमारे पास अभी बिजनेस को पे ऑफ करने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारे सप्लायर्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉपरेशंस बिल्डअप कर लेते हैं, डेफर पेमेंट्स के ऊपर हमें जो है ना सप्लाईज देना शुरू कर देते हैं, तो ये सारा कुछ हमें अवेलेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह कल आपको एफआरए के साथ मैं आपको करवाऊंगा। एफआरए के अंदर एक टॉपिक है कंसोलिडेशन का, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का बड़ा डिफाइंड टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, जब ए कंपनी बी कंपनी के अंदर पैसे लगाती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको कल उस बुक के अंदर से करवा दूँ। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग इज वेरी क्वाइट इजी, कि फ्रेंचाइज करने का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली किसी थर्ड पार्टी को अपने ऑपरेशंस करने की इजाजत दे देते हैं और उसके अगेंस्ट रॉयल्टी ले लेते हैं, बस। आप उसके ऑपरेशंस के एसओपीज देते हैं, वो एसओपीज को फॉलो करता है, बाकी रिमेनिंग आपके ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग को देखें, चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है कि आप पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का चेंज कर रहे हैं। कैसे? पहले जी, इक्विटी कार्व आउट्स, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। एक इक्विटी का मेजर पोर्शन आप पब्लिक को सेल कर देते हैं। ठीक है जी। पब्लिक को क्यों सेल कर देते हैं? देखें, पब्लिक को सेल करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये वो क्या कहते हैं स्टॉक्स होते हैं जो आपके राइट ऑफ क्या कहते हैं वोट तो रखते हैं, बट दे डू नॉट हैव राइट टू बिकम मैनेज टू बिकम पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो दैट्स वाई हम उसको कहते हैं कि जी इसको पब्लिक के अंदर फ्लोट कर दें, पब्लिक उसको ट्रेड करेगी और उससे जो है रेपुटेशन जनरेट होगी, और उसके अगेंस्ट हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑफ सेगमेंट इक्विटी टू पेरेंट शेयर होल्डर। अभी यहाँ हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने आपको बात की, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। अगर हम इसको लिंक करते हैं यहाँ से यहाँ, सो दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कहीं कोई सेगमेंट ऑफ इक्विटी के ऊपर होगी। ऑब्वियसली जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई ना कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट तो मिलेगा ना। उस इन्वेस्टमेंट को बेसिकली किस तरह से करना, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को फिर डील कैसे करना है इक्विटी में, वो बेसिकली स्पिन ऑफ कहलाता है। हम इसको कल देखेंगे इंशाल्लाह दोबारा। नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्स टीचर्स। आप अपनी कंपनी का कोई सेगमेंट सेल आउट कर दो,
नॉर्मली इसमें होता क्या है डाइवर्सिटीज में, हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट है हमारी कंपनी का, वो सेगमेंट हमें प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट को अपने आप से अलहदा कर देंगे और उसको कहीं थर्ड पार्टी को सेल आउट कर देंगे, फोर्थ पार्टी को सेल आउट कर देंगे, कि वो उसका सोल बिजनेस हो जाएगा। हमारे पास से वो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी क्योंकि उसका हमारे ऊपर वो हो जाता है या हम उसके सारे कॉस्ट उसकी बेयर करनी पड़ती है। ट्रैकिंग स्टॉक, इस पोर्शन को अगर हम पढ़ लें तो हमें बड़े आसान से समझ आता है। ट्रैकिंग स्टॉक का मतलब ये है कि देखें, जब हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया, लेट्स सपोज अगर हमने उस सेगमेंट के शेयर्स को अपने साथ मिला लें, लेट्स से अब अगर हम यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करें, लेट्स से वी हैव अ कंपनी ए, इसके कॉमन स्टॉक हैं, इसी तरह हमारे पास ये कंपनी बी है, इसके भी कॉमन स्टॉक हैं। अगर हम इन दोनों की नॉमिनेशन रखें सी, ए के भी कॉमन स्टॉक का नाम सी है, बी के भी कॉमन स्टॉक का नाम सी है, ये ए की सब्सिडरी है बी, इन दोनों को अगर हम सी का नाम देते हैं और उनको मार्केट में फ्लोट कर देते हैं तो दैट मीन्स हमें मार्केट में पता ही नहीं चलेगा कि सी बेटर परफॉर्म कर रहा था मार्केट में, ये वाला सी या ये वाला। बेटर परफॉर्म करने का क्या मतलब है कि इसकी की डिमांड मार्केट में ज्यादा है या इसकी। लेकिन अगर लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दें, हम कहते हैं कि हमने इनका ट्रैक रखना है, हम कहेंगे ए के जो हमने मार्केट में कॉमन स्टॉक फ्लोट किए हैं वो सी के नाम से हैं, और बी जो हमारी सब्सिडरी है उसके नाम के जो कॉमन स्टॉक हैं वो डी के नाम से। अब क्योंकि ये सेग्रीगेट हो गए हैं, तो सेग्रीगेट होने का मतलब है कि अगर सी परफॉर्म करेगा बेटर, यानी सी की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, तो हमें पता लगेगा कि बी की डिमांड नहीं है, तो हम इन डी स्टॉक्स के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हमने जो सब्सिडरी ली थी उसके कॉमन स्टॉक्स को हमने डी का नाम दिया था, तो ये डी वाले स्टॉक्स जो है ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं ए के साथ, तो हमें दोनों की परफॉर्मेंस वैल्यूएट करना आसान हो जाएगी इन कंपैरिजन टू प्रीवियस के। अगर हम इसको भी सी कहें और बी के स्टॉक्स को भी सी कहें, तो हमें पता नहीं चलेगा कि सी का कौन सा पोर्शन ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, आइदर सी रिलेटेड टू ए और सी रिलेटेड टू बी। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। सो देयरफॉर हम यहाँ बेसिकली इनकी सेगमेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स का इस मीटिंग का टाइम था, 30 मिनट से ज्यादा जूम पे अलाउ नहीं हुआ। ठीक है, 40 मिनट्स का उसमें अंदर गुंजाइश नहीं है, उन्होंने कहा 30 या 45 में से कोई 1 मिनट करें। तो लिहाजा आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट है, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है सेशन। ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा और